नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों हम रेगुलर ग्राम समाज में विकास के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जीके के अदर वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, जो साइज़ में तो छोटे होंगे, मतलब जो कम समय के होंगे, लेकिन काम उनके बहुत बड़े हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो कि लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में ही उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास के हमने प्लेलिस्ट भी बना ली है, जहां आपको ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक बारी में, सारे पार्ट। उसके अलावा अगर आपको वहां नहीं पा पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी फर्दर नोटिफिकेशन है फ्यूचर की, वो आप तक ऑटोमेटिक पहुँच जाए और आप उन वीडियोस को भी आराम से देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन गलत कर दी थी, जो कि हमारे ही व्यूअर ने उसे बताया था कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। एक्चुअली वो जिस बुक से मैंने जिस प्रैक्टिस सेट से बनाया था, वो प्रैक्टिस सेट काफ़ी फेमस पब्लिकेशन का है, लेकिन उसमें वो 5वां ही दिया गया था। तो आइए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। उसी से मैंने स्टार्ट किया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो ये सही हमारा चौथा होगा, जबकि उसमें 5वां दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है, आप वहाँ भी चौथा ही समझ लीजिएगा। पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे क्या है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में चौथा स्थान है। उसके अलावा भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है, जबकि विश्व पटल पे मतलब विश्व में इनका जनक किसको माना जाता है, नौमा बोरलॉग जी को माना जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रैयतवाड़ी भू राज्य व्यवस्था बंदोबस्त में कौन संबंधित है। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। उसके अलावा 4th क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र है। उसके अलावा दोस्तों देखिए कि पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है। तो पूंजीवादी खेती जो हमारी प्रचलित है, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में काफ़ी प्रचलित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो ये है अंबिका नगर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थापित है अंबिका नगर में। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन वाला राष्ट्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा पुष्प का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये है नीदरलैंड देश में सबसे ज़्यादा पुष्पों का उत्पादन होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र क्या होता है। तो केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है जिला स्तर पर ही होता है, जिला स्तर पर ही केंद्रीय विपणन समितियां कार्य करती हैं। पर्माकल्चर संबंधित है, तो पर्माकल्चर संबंधित है हमारा पारिस्थितिक कृषि से। उसके अलावा दोस्तों ये इस सदी मतलब 21वीं सदी की सबसे आवश्यक कृषि है, जो कि सबसे आवश्यक मानी जाती है। इसमें जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी की मतलब जो उर्वरता को और सही बनाया जाता है, उसको बचाया जाता है ताकि कृषि अच्छे से हो सके। तो ये पर्माकल्चर उसी से संबंधित, और ये 21वीं सदी की जो सबसे आवश्यक कृषि है उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होती है। मतलब पारिस्थितिकी कृषि क्या है, पर्माकल्चर से संबंधित है, और ये आज के समय की सबसे बेहतर कृषि है मानी जाती है। भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान हमारा क्या है, प्रथम है। उसके अलावा कौन सी कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो जैव कृषि जो होती है पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इससे हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती जैव कृषि से। तो जो कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है वो क्या होती है, जैव कृषि होती है। भारतीय किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु अल्पकालीन मतलब अल्पकालीन कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है ऋण जो दिया जाता है उनको, वो 15 मतलब 1 साल 3 महीने के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, देश के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा किस वर्ग की फसलों का है, तो दूसरा दलहनी वर्गों का है, जिसमें दालों को उगाया जाता है, जिसमें उड़द हो गई, मूंग हुई, इन दालों को दलहनी वर्ग का ये दूसरे स्थान पर हमारे फसलों को उपज किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जो कवा बागान लगाए गए थे वो चिकमंगलूर में थे। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाई जाती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है। तो सर्वाधिक रबर उत्पादक देश हमारा है थाईलैंड।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी, मतलब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में तेल की 20 से 22% तक की मात्रा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश जिस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा उसे हम क्या कहते हैं? गोंडवा लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है? जो उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राज्य हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है। उसके अलावा देखिए, चाय, कॉफी, रबर एवं तंबाकू के मूल्य में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। चाय, कॉफी, रबर एवं तंबाकू इनके मूल्यों में हमेशा उतार चढ़ाव होता था, तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक स्थिरीकरण कोष बनाया गया जिसे 20 फरवरी 2003 को स्थापित किया गया। प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम शुरू हुआ 1979 में। ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि ये डेट्स हमेशा हमको भूल जाती हैं, इसलिए हम इसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि ये रट जाए। तो इन क्वेश्चन को आप सीरियसली लीजिएगा। सघन पशु विकास कार्यक्रम चला गया, तो सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया 1966 से 1965 ईस्वी में। उसके अलावा देखिए, ठीक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ठीक उसी 1965 से 66 ईस्वी में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू हुआ, जबकि सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1966 से 1965 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का कब शुरू हुआ? तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ 1963 ईस्वी में। ये भी बहुत बारी पूछा गया है, जबकि सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब ये जिला हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1960 ईस्वी में, और जैसे ही ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा, कृषि क्षेत्र कार्यक्रम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1963 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।